बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। एक शॉर्ट सी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ की बुनियाद आपको समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो ज़रूर हमसे कीजिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। स्टार्ट लेते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि वायर के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो करंट को फ्लो करने में उसके पीछे जो बुनियाद होती है वो उसको अप्लाइड वोल्टेज मिलती है। तो जितनी हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, उसका इफेक्ट ये निकलेगा कि वायर के अंदर जो फ्लो करने वाली करंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, पानी की एग्जांपल को अगर देखा जाए, अमूमन घरों में वाटर टैंक को बुलंदी पे बनाया जाता है। अब उस वाटर टैंक को बुलंदी के पे बनाने का हमारे पास एक ही मकसद हो सकता है कि जब हम पाइप का कनेक्शन करेंगे तो जो पाइप यूज़ होगा उसमें पानी का फ्लो, ये वाटर करंट है। बस अगर ये टैंकी जितनी ऊपर होगी, बुलंदी पे लगी होगी, उससे जो पानी का फ्लो है वो उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। यानी अगर हमने उसका प्रेशर बढ़ाना है तो उसको हाइट पे ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक वायर की एग्जांपल लेते हैं तो वायर में पानी को एज एग्जांपल में करंट में देख लें और ये बुलंद जगह पे टैंकी को बनाना ये वोल्टेज की एग्जांपल में ले लें। बस अगर एक वोल्टेज का इफेक्ट जितना इंक्रीज होता जाएगा तो वायर में जो करंट फ्लो कर रही है ऑटोमेटिकली वो करंट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। आप इसको पढ़िए कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे कि किसी भी वायर में फ्लो करने वाली करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उस वायर को मिलने वाली वोल्टेज के। यानी करंट डिपेंड करती है किस पर, वोल्टेज पर। अप्लाइड वोल्टेज जितनी हम बढ़ाते जाएंगे करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आगे एक कंडीशन रखी गई है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें और फिजिकल स्टेट को चेंज ना करें, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक बैटरी के साथ एक कॉपर की वायर यूज़ की। अब अगर हम इसको वोल्टेज फराहम करते हैं 1.5 वोल्ट की और इसके नतीजे में 0.5 एम्पेयर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब अगर हमने वायर को चेंज नहीं किया, कॉपर की वायर पहली बार यूज़ की थी, अभी भी वही वायर है, जितनी लेंथ उसकी पहली बार थी इस दफ़ा भी उतनी ही लेंथ रखी गई है, एरिया भी सेम रखा गया, टेम्परेचर भी सेम रखा गया। बस अगर हम वोल्टेज को डबल करेंगे उसका इफेक्ट हमें मिलेगा करंट पे। ये करंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी किसी भी वायर में गुजरने वाली करंट उसको मिलने वाली वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अगर उसके फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो I इज प्रोपोर्शन टू V, या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शन टू I। दोनों का मतलब एक ही बनता है। और अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया जाता है उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। V इज इक्वल टू IR या RI की इक्वल। ये R क्या चीज़ है? R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वायर की रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को अपोजिशन मिलती है उस वायर की वजह से। जिस तरह एक रोड पर गाड़ी जा रही होती है तो रोड में एक अपोजिशन पाई जाती है, वो फ्रैक्शन की शक्ल में होती है और वो फ्रैक्शन ही गाड़ी को चलने में एक रुकावट देती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल जब एक वायर में जाते हैं तो ये तार उनके लिए एक सड़क का काम कर रही है और एक इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ी में ले लें। बस जब गाड़ी रोड पे जा रही थी तो उधर रोड की तरफ से फ्रैक्शन मिल रही थी, इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर जाते हैं, इधर तार की तरफ से फ्रैक्शन मिल रही है। इस फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना होगा किससे, आर से। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी अगर आप लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट इसको तब्दील ना करें तो ये जितनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी करंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ये नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस आर की कीमत का इन्हिसार कितनी चीज़ों पर होता है? डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ आर। आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आर की कीमत सबसे पहले डिपेंड करती है वायर की लेंथ पर, लेंथ ऑफ वायर।
यानी जितनी आप लंबी तार यूज़ करेंगे उसमें रुकावट उतनी ही ज़्यादा होगी। आर की कीमत दूसरे नंबर पे डिपेंड करती है एरिया ऑफ वायर। जितना एरिया हम बढ़ाएँगे, मोटी तार यूज़ करेंगे, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी? कम से कम होगी। तीसरे नंबर पे आर डिपेंड करता है नेचर नेचर ऑफ कंडक्टर पे। तमाम तारें एक जैसी नहीं होती हैं। बाज़ कॉपर की तारें होती हैं, बाज़ आयरन की तारें होती हैं, सिल्वर की तार होती है। तो तमाम तारों में एक जैसी रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि कॉपर में अमूमन रेजिस्टेंस कम पाई जाती है और ये कीमत में भी सस्ता होता है। बस अमूमन तारों में जो वायरिंग की जाती है वो कॉपर की जाती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम से कम पाई जाती है। और चौथे नंबर पे आर की कीमत का दारोमदार किस पर होता है? टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। यानी आर वायर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि जितना आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, उसके अंदर रेजिस्टेंस की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में एक दफ़ा दोबारा भी इस लेक्चर को वाइंड अप कर लीजिए कि हम अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो तार के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन कंडीशन को नहीं भूलना कि फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर वगैरह अगर इसका कांस्टेंट हो तो फिर ये लॉ ओबे करता है, अदरवाइज ये लॉ ओबे नहीं करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और सीख लीजिए कि कंडक्टर दो तरह के होते हैं। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। बस इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? यानी इसका मेथड बहुत ही सिंपल कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज का करंट के साथ और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ से हम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ गया। बस अगर एक ऐसा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है वोल्टेज और करंट का, उन वायर्स को कहा जाता है ओहमिक ओहमिक कंडक्टर्स। इसके मुकाबले में कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। वो मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं कि लेट अस सपोज आप बल्ब की फिलामेंट को देख लें। बल्ब के फिलामेंट में इनिशियली जब हम लो वोल्टेज से उसको वोल्टेज फराम करें तो करंट भी स्लो होगी। अब जैसे जैसे वहां पे हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, करंट के इंक्रीज होने से उस वायर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और शुरू में तो वो टेम्परेचर नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाएगा। बस वो टेम्परेचर का इंक्रीज वायर की रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा। नतीजतन उसका जब हम नुकसान देखेंगे वो ये देखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीज होना रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। बस हमारा जो ग्राफ का स्लोप है वो किस तरफ आना शुरू हो जाएगा? स्लोप कर्व हो जाएगा। और अगर ये स्लोप कर्व हो गया तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि वोल्टेज जितनी मिकदार में इंक्रीज हो रही है, करंट उतनी मिकदार में इंक्रीज नहीं हो रही। बस वो तमाम वायर्स जिनमें ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, लेंथ के इफेक्ट की वजह से, एरिया के इफेक्ट की वजह से, नेचर ऑफ द वायर के इफेक्ट की वजह से, उनको कहा जाता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। इन दोनों में डिफरेंस जरूर समझना है। वो थ्रू ग्राफ बहुत सिंपली समझ आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा हो तो वो ओहमिक कंडक्टर है और अगर ग्राफ कर्व हो जाए तो फिर उसको कहा जाता है नॉन ओहमिक कंडक्टर।